हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। हम इसमें इंडो चाइना रीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे कि आखिर इंडो चाइना क्यों कह रहे हैं हम इसके लिए। फिर इसमें वियतनाम की जो स्टोरी दी हुई है आपके चैप्टर में कि वियतनाम में चाइना और इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस था। फिर हम देखेंगे वियतनाम में फ्रेंच ने कैसे कंट्रोल करके रखा था उनके ऊपर, और उनके हर एक चीज़ के बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनके हेल्प से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व कर लेंगी। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो भी बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो बेसिकली हम इसको इंडो चाइना क्यों कह रहे हैं, इंडो चाइना हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया प्लस चाइना, इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस था उस एरिया में, उस कल्चर का, उसका सिविलाइजेशन का, इंडिया और चाइना के सिविलाइजेशन और कल्चर का उधर पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था उस एरिया में, इसलिए उस एरिया को इंडो चाइना बोला जाता है। इंडो चाइना जो है 3 कंट्रीज़ को कंप्राइज करके बना हुआ है। इंडो चाइना कंप्राइज ऑफ कंट्रीज़ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। ये तीनों को मिलके इंडो चाइना बना हुआ है। वियतनाम को 1945 में ही इंडिपेंडेंट मिल गया था, हमसे पहले ये इंडिपेंडेंट हो गया था, बट स्टिल 3 साल उसको और लगे फाइट करने में। रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के लिए इसने आगे 3 साल तक फाइट की। बिफोर वियतनाम वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स एंड रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। जैसे जो मैं आप आज को बोल रही हूँ कि ये चाइना है यार, ये वियतनाम है। तो जो वियतनाम है, पहले वियतनाम ऐसा नहीं था कि आप बोल दिया तो ये पूरा वियतनाम है। पहले वियतनाम डिवाइडेड था। फॉर एग्जांपल इधर से इतना डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये तो 3 रीजन हो गए। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन इंडिपेंडेंटली सब इसको अपने अपना तरीके से रूल कर रहे थे जो भी रूलर्स थे। बट स्टिल ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से तो रूल कर रहे थे रूलर्स, बट फिर भी वो चाइनीज़ सिस्टम को फॉलो करते थे, चाइनीज़ कल्चर को वो फॉलो कर रहे थे। इतना इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर चाइना का। इवन वो लोग वियतनामी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, चाइनीज़ लैंग्वेज को ही बोलते थे। इसलिए हम इसको इंडो चाइना, इसलिए तो हम बोल रहे हैं इसमें इंडिया और चाइना का कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इवन आप स्टिल देख भी सकते हैं चाइनीज़ सिस्टम, चाइनीज़ कल्चर को ये लोग ज़्यादा फॉलो करते थे, चाइनीज़ लैंग्वेज को फॉलो करते थे। इवन अब वर्ल्ड मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि वियतनाम कहाँ पे लाई करता है, तो उधर पे वियतनाम है। और एक मैंने एक रेफरी डायग्राम भी आपको बना के बता दिया है मेरी कॉपी में। ये जो है वियतनाम है। अब ये जो है एक सी रूट सिस्टम है जिससे डिफरेंट एरियाज़ कनेक्टेड हैं। इंडिया भी इस सी रूट से कनेक्टेड है, इधर पे वियतनाम भी इससे कनेक्टेड है, चाइना भी इधर से कनेक्टेड है। तो ये सी रूट सिस्टम जो है, इससे क्या है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड था एक दूसरे से, इधर पर ट्रेडिंग काफ़ी इजीली पॉसिबल हो सकती थी। इस सी रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते हैं इस सी रूट सिस्टम के लिए। तो वियतनाम वॉज लिंक्ड टू मैरीटाइम सिल्क रूट दैट ब्रॉड गुड्स एंड पीपल एंड आइडिया। तो क्या है कि जैसे बताया कि सिल्क रूट जो होता है, कोई भी रूट सिस्टम जो होता है, तो क्या करता है वो न्यू एरियाज़, न्यू ट्रेडर्स के लिए लेके आता, न्यू पीपल्स के लिए लेके आता, उनके आइडियाज़ के लिए लेके आता और नए नए सामान को लेके आता है। तो सिमिलरली वियतनाम भी जैसे इधर पे कनेक्टेड है, तो वियतनाम में भी लोग ट्रैवल करेंगे, वियतनाम में भी लोग आएंगे, उधर पे भी नई नई चीज़ों का सामान को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो ही रहा होगा। नए नए लोग आएंगे उधर पे रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए, या नौकरी की तलाश में कह लो, या ट्रेडर्स कह लो, तो वो लोग ऐसे आते थे। सिमिलरली वियतनाम भी कनेक्टेड था इस सी रूट सिस्टम से। और इधर पे जो है वियतनाम में हिंटरलैंड्स भी थे, मतलब अंदर के रास्ते भी थे, अंदर के इधर पे ट्रेडिंग रास्ते भी थे जहाँ से अंदर ही ये लोग ट्रेडिंग करते थे। सी रूट सिस्टम पे तो ये पाया ही जाता था। हिंटरलैंड भी थे जिसमें क्या है कि मतलब कि अंदर के रास्ते थे जहाँ पे नॉन वियतनामी पीपल से भी कनेक्ट होते थे ये लोग। अब क्या हुआ कि जैसे ये रूट सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, सिल्क, ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट सिस्टम है, तो इससे क्या होता था कि डिफरेंट लोग आते थे। सिमिलरली फ्रेंच मिशनरी भी आई उस रूट के थ्रू। फ्रेंच मिशनरी केम वियतनाम ड्यूरिंग 17th सेंचुरी टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन बाय रूट सिस्टम। क्या है कि फ्रेंच मिशनरी भी आई 17th सेंचुरी में अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तो इतना इनका पावरफुल थे फ्रेंच मिशनरीज़ कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी में चेंज कर दिया था। दे कन्वर्टेड मैनी पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्परर एंड मिशनरी। अब क्या है कि उधर के जो राजा थे, ठीक मैंने बताया जैसे आपको कि अलग अलग राजा थे, अलग अलग एरिया में रूल कर रहे थे, बट इंडिपेंडेंट थे वो। जैसे ही फ्रेंच मिशनरी आके अपना कल्चर को प्रमोट करेंगी, क्रिश्चियनिटी में लोगों को चेंज करेंगी, तो वो चीज़ एम्परर को पसंद नहीं आई और क्रिश्चियन फ्रेंच मिशनरीज़ के बीच में और एम्परर्स के बीच में लड़ाई हो गई।
लड़ाई हो गई तो क्या करते थे, जब भी लड़ाई होती थी या उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वो फ्रेंच मिशनरीज़ को कैप्चर कर लेते थे और रख लेते थे। एक बार एम्परर्स के लिए इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फ्रेंच मिशनरी के लिए कैप्चर करके रख लिया, और इवन इस टाइम पे फ्रेंच लोग थे जो उनको ये लगा कि शायद इस बार तो फ्रेंच मिशनरी को जो एम्परर है वो मार ही देंगे। तो फ्रेंच लोगों को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ट्रूप लैंडेड इन वियतनाम इन 1858। ये 1858 की बात बता रही हूँ मैं पूरी स्टोरी आपके लिए, कि जब इतना सारे लोगों को कैप्चर कर लिया था और फ्रेंच लोगों को लगा कि शायद अब तो हमारे जो फ्रेंच मिशनरीज़ हैं वो ख़त्म, मतलब कि उनको मार दिया जाएगा। तो फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, फ्रेंच की सेना के लिए भेजा इधर पे 1858 में। तो जहाँ पे ये लैंड की, इन्होंने क्या किया कि उधर पे कंट्रोल करना, फाइटिंग हुई उधर पे, और इधर पे तो ये हैं 3 एरियाज़ जो हैं डिवाइडेड थे, टोकिन, अन्नम, कोचिन, चिन्ना, ये तीनों एरिया थे जो डिवाइडेड थे, इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से रूल कर रहे थे। तो पहले जब इधर पे लैंड हुए ये लोग तो इन्होंने क्या किया, कोचिन चिन्ना में कंट्रोल कर लिया। कोचिन चिन्ना में कंट्रोल करने के बाद फ्रेंच ट्रूप्स थी, उन्होंने क्या सोचा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों एरिया पे भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। तो जो फ्रेंच ट्रूप था, जो फ्रेंच जो गवर्नर था, जो पूरा कंट्रोल कर रहा था, जो ऑर्डर दे रहा था, पूरा लड़ाई लड़ रहा था, वो, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस गरगेरियर। ये क्या थे, ये इन्होंने पहले कोचिन चिन्ना में तो अटैक करके कोचिन चिन्ना को तो कंट्रोल कर लिया। जैसे ही आगे बढ़े तो किल्ड बाय अ लोकल डायनेस्टी, जो उधर की लोकल डायनेस्टी थी उससे ये मारे गए। बट स्टिल इन लोग की जो फाइट है चलती रही और लेटर ऑन क्या कर लिया, इन दोनों एरिया पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म। जैसे ही इन्होंने कैप्चर कर लिया 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना फॉर्म हो गया। आपकी बुक में टॉपिक है कि कॉलोनीज़ को डेवलप करना चाहिए, शुड कॉलोनीज़ भी डेवलप करके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं आपके में। तो हम पहले समझ लेते हैं कॉलोनीज़ क्या होती है, कॉलोनाइजिंग क्या होता है, कॉलोनीज़ क्या होती है। कॉलोनाइजिंग क्या होता है, फ्रेंच कॉलोनाइजिंग है, और कॉलोनी क्या है, कॉलोनीज़ वियतनाम है, मतलब फ्रेंच कंट्रोल कर रहा है, कॉलोनीज़ है वियतनाम। तो इनका क्या मानना था कि अगर हम कॉलोनीज़ को डेवलप करेंगे, फ्रेंच का मानना था अगर हम वियतनाम के लिए डेवलप करेंगे, वियतनाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे इन लोगों का, तो अल्टीमेटली वो इन्हीं का फ़ायदा होता था। वो हर चीज़ क्या करते थे, अगर कॉलोनीज़ का डेवलप कर रहे हैं, वो कॉलोनीज़ का डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद के पैसों के लिए वो हर एक चीज़ कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इन्होंने क्या सोचा, फ्रेंच लोगों ने, कि इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट ऑफ राइस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट ऑफ राइस भी काफ़ी इन्होंने बढ़ा दिया। एरिया स्टार्टेड टू इंक्रीज ऑफ राइस प्रोडक्शन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया भी बढ़ा दिया था राइस प्रोडक्शन का, क्योंकि जितना ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इन लोग का राइस का एक्सपोर्ट होगा डिफरेंट एरियाज़ में। 1.1 मिलियन हेक्टेयर इन 1900 में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा 1.1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया। फिर क्या हुआ, 1930 में 2.2 मिलियन हेक्टेयर भी बढ़ा दिया गया इस राइस का एरिया के लिए, कल्टीवेशन के लिए। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा राइस का कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ राइस बन गया वियतनाम, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ राइस बन गया इन वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या सोचा कि बाय 1920s क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि अगर हमें और भी प्रॉफिट चाहिए, फ्रेंच लोगों ने सोचा कि अगर हमें इनसे और प्रॉफिट चाहिए इस कॉलोनीज से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो क्या कॉलोनी को डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो कुछ लोगों का मानना था कि सम बिलीव दैट इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनी नीड टू बी डेवलप, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हाँ ज़रूरी है कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना उनका। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा वो इनका डेवलपमेंट करेंगे तो उनसे उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। सीधी सी बात है कि इनको खुद प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए इनका डेवलपमेंट करा रहे थे ये। पर्पस ऑफ अक्वायरिंग कॉलोनीज वॉज टू मेक प्रॉफिट, इनका पर्पस ऑफ अक्वायरिंग कॉलोनीज भी प्रॉफिट बनाना ही था। विद डेवलप्ड इकोनॉमी एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल वुड बाय मोर गुड, अगर इनकी इकोनॉमी डेवलप होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और उससे लोग नया नया सामान खरीदेंगे जिससे इनका प्रॉफिट और भी होगा। फ्रेंच बिजनेसमैन गेट मोर प्रॉफिट, और इस सब चीज़ों से फ्रेंच बिजनेसमैन का काफ़ी प्रॉफिट होगा। बट जितना इन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इनका कर लेंगे जिससे इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोगों का और ये नया नया सामान खरीद लेंगे, बट इतना आसान नहीं था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। क्यों? बर्नर्ड सजेस्टेड सेवरल बैरियर्स, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी का इसका डेवलपमेंट करना इस कॉलोनी का इतना ईजी नहीं है। बैरियर्स हैं डेवलपमेंट करने में, मतलब काफ़ी रुकावटें हैं। पहला रीज़न है कि इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया की, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्सटेंसिव इन डेप्थनेस अमंग द प्लीजेंट, और एक्सटेंसिव इन डेप्थ है अमंग द प्लीजेंट्स में, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हैं। तो हमें इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इन्होंने और इसका सॉल्यूशन क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा
टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं हम रूरल पॉवर्टी को डिक्रीज़ करने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन असेंशियल है, जिससे जॉब मिल जाएगी लोगों के लिए, बट ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हुई। क्या है कि वियतनाम की जो इकनॉमी है वो प्राइमरली किस दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो राइस कल्टीवेशन पे बेस्ड है और दूसरा है रबर प्लांटेशन पे। लोगों ने क्या सोचा कि हम इन दोनों चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसी के लिए डेवलप कर देते हैं। तो क्या हुआ कि रेल एंड पॉटरी फैसिलिटीज़ वर सेटअप। तो रेल एंड पॉटरी फैसिलिटीज सेटअप की गई इन दोनों को और आगे बढ़ाने के लिए। इंडेंजर्ड लेबर्स वर वाइडली यूज़, और इस काम में क्या है, इंडेंजर्ड लेबर भी काफ़ी यूज़ हुआ था। अब इसके आगे जो पार्ट 2 बनेगा मैं इसमें आगे का आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।